कोविड-19 के खिलाफ जो विश्व का युद्ध है, देश का युद्ध है, लड़ाई है समाज की, उसमें अंतिम लड़ाई जो जीती जाएगी वो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीती जाएगी। वैक्सीन से जीती जाएगी कि किसी को कोरोना पकड़ ही ना सके। दवाइयों से जीती जाएगी कि पकड़ भी ले तो भाग जाएगा। इतनी बीमारियां होती हैं लेकिन कारगर दवाई होती है तो हमें फ़िक्र भी नहीं होता कि वो बीमारी हो जाए। भारत की फार्मा इंडस्ट्री को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हमारी दवाइयाँ से ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज, चाहे वो HIV की बात है, चाहे TB की बात है, चाहे वैक्सीन्स की बात है जो बच्चों को लगते हैं, बहुत मात्रा में ये हमारे देश के ही बने हुए वैक्सीन्स और दवाइयाँ सारे विश्व में जाती हैं और सारे विश्व में जानें बचाती हैं, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। और सारा विश्व आज देख रहा है कि दवाइयाँ जब बने, नई बने, पुरानी दवाइयों को रीपर्पस करके हम इस्तेमाल करें और वैक्सीन बने, तो ये एक पक्की बात है कि उसका बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग, डोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में होगा। So there are about a total of 30 groups in India, big industry to individual academics, who are trying to develop vaccines, of which about 20-ish are keeping a good pace. Yet this is a very competitive area. But what has happened amazingly now is over the last few years, because of multiple kinds of investment, our vaccine companies are not only into manufacturing, but they are also into vaccine development and R&D for vaccines. So they're trying to be amongst the best in the world to do this. And this is a big challenge because there are all sorts of investments and time which takes to become globally competitive and effective. Similarly, our startups have got into vaccine development in a big way, and many of our academics have got into vaccine development in a big way. So there are about a total of 30 groups in India, big industry to individual academics, who are trying to develop vaccines, of which about 20-ish are keeping a good pace. Yet this is a very competitive area. One final point about vaccines before I give you some examples is because this is such a risky process and we don't know who will win, different companies in the world, Indian companies, other companies, will stockpile vaccines even before they are ready, in the hope that what they are stockpiling will be effective. बट ये मालूम नहीं है कि वो इफेक्टिव होगी कि नहीं। अगर मान लो इफेक्टिव नहीं है तो पूरा स्टॉकपाइल वेस्ट हो जाती है। इसीलिए ग्लोबल कंसोर्शियम्स आते हैं जिससे आप स्टॉकपाइल करना चाहते हैं, लेकिन आपको अगर आपका वैक्सीन वेस्ट हो जाती है तो किसी और का वैक्सीन हमारे यहाँ आ जाएगी। इन अदर वर्ड्स, देयर हैज़ टू बी इक्विटी ऑफ एक्सेस and risk mitigation also done. This is again global consortia in which India is a part, also discussed this. Now in this situation, there are many vaccine efforts in India, which I will give you some examples. They broadly fall into 4 categories. किन किन तरह के वैक्सीन हो सकते हैं? एक तो they are called mRNA vaccines. This is the वायरस का जेनेटिक मटेरियल का एक कंपोनेंट लेके उसी को आप इंजेक्ट कर लेते हैं, वो हमारे शरीर उसको ट्रांसलेट करके वायरल प्रोटीन बनाती है और इम्यून रिस्पांस तैयार होती है। जब वायरस आती है तब वो इम्यून रिस्पांस तैयार है। दूसरी तरह की वैक्सीन जो है वो स्टैंडर्ड वैक्सीन डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड कहते हैं उसको, कि एक वीक वर्जन ऑफ द वायरस लेते हैं जो फैलती है लेकिन कोई बीमारी उससे नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ जो रोटावैक वैक्सीन आई थी वो एक एटेन्यूएटेड स्ट्रेन से बनाया गया जो रोटावायरस स्ट्रेन है लेकिन कोई प्रॉब्लम उससे नहीं आती। उस तरह के वैक्सीन्स भी होते हैं। कोविड-19 के लिए भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। तीसरी, किसी और वायरस की बैकबोन में इस वायरस के कुछ प्रोटीन कोडिंग रीजन को लगा के वैक्सीन बनाते हैं, तो ये तीसरी तरह की वैक्सीन है। और चौथी,
ये वायरस का प्रोटीन लैब में बना के उसको एक दूसरे स्टिमुलस के साथ, एडजुवेंट कहते हैं उसको, लगाते हैं। ये 4 तरह, हर तरह की वैक्सीन कई साल लगते हैं नॉर्मली, और ये 4 तरह के वैक्सीन सब लोग ट्राई कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है देश में? एक हमारे कई कंपनीज हैं, वो उनका नाम नहीं लूँगा, आप सबको मालूम है। कुछ लोग एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में कर रहे हैं, वो लगता है कि वो लेट प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं अभी। लगता है कि अक्टूबर इस साल तक वो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हो जाएगी। कुछ और फरवरी 2021 में एक प्रोटीन बना के तैयार रहे हैं। और कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में और दूसरे जगह स्टार्टअप्स हैं जो बड़े कंपनी के साथ यहाँ और बाहर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वैक्सीन बना रहे हैं। और कुछ हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं बना रहे हैं कई तरह के वैक्सीन। ये 4 तरह के वैक्सीन हर जगह ट्राई किया जा रहा है। साथ साथ हमारे वैक्सीन कंपनीज बाहर के वैक्सीन कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें या वो लीड कर रहे हैं या हम लीड कर रहे हैं। सो 3 ब्रॉड तरह के वैक्सीन्स एफर्ट्स हैं। एक जहां हम खुद यहाँ ट्राई कर रहे हैं, दूसरा कोलैबोरेट कर रहे हैं जहां हम लीड कर रहे हैं उन बाहर के लोगों के साथ, और तीसरे बाहर के लोग जहां लीड हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। और जहां भी वैक्सीन बनती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनरशिप करने के लिए वो भी उम्मीद करेंगे। तो ये हुई वैक्सीन डेवलपमेंट के बाद। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि when a vaccine is made, it is not like a switch which will be available to everyone on day one. This disease is such unusual compared to other vaccine preventable diseases, where people from the youngest to the oldest will need a vaccine, and people in every kind of country in the world will need a vaccine. This is not a rich country's disease or a poor country's disease, it's everyone's disease. So the logistics of making the vaccine accessible to everyone is a big challenge, and that is also being discussed now. In addition to our science agencies working on drug development and design and laboratory work, the CSIR and the AICTE have embarked on a drug discovery hackathon. Now, this is not a routine kind of hackathon. This is a very high-end hackathon where students are trained with information on how to do computational drug discovery, and they will get access to the expensive computational tools to design drugs. And once certain candidates look good computationally and having a right fit, they can then be taken through startups in partnership with CSR through laboratory routes to test. Will this work? This is very, very low probability of working if you try it on a small scale. But if you try it on a very large scale, you've bought enough lottery tickets, the hope is that some of them will be winners. First of all, one component of testing is to test for the presence of the virus. Those typically are called tests, which in common parlance today are called RT-PCR tests, but really they are testing for the viral genetic material. A new kind of test is likely to come up, which tests for the virus particles presence also. So there will be these 2 kinds of tests. The second kind is still not available. People are trying to make this in India and elsewhere on a commercial scale. Their quality needs to go up globally, that will happen. There are multiple kinds of nucleic acid tests, genetic material tests. The RT-PCR test is one. There are 2 other kinds of tests, one which involves a well-known technology called CRISPR-Cas9. A CSIR lab has developed that. That is likely to scale up well. There are variations on the RT-PCR. IIT Delhi has developed a version which is very good. There is another test which involves like a strip and fluorescence. Chitra Institute has developed that. So these are all different kinds of nucleic acid tests. And finally, there are tests which are called, in public parlance, antibody tests. You've heard a lot of concerns about them. The concerns come because there are 2 components those tests need to have. A high level of sensitivity, so that even if the antibody levels are antibody levels are very low, you will be able to detect it. That's sensitivity.
And the other is specificity. The test should not detect something else, it should detect antibodies against this virus. If both these are very high, then the test can be used at an individual level. If they are high but not high enough for an individual level, they can be used in community surveillance, interpreted correctly in the context of the community you're doing. So that is also being scaled up. There are multiple routes which are happening, and this will also go up.